नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पीएम मोदी ने आज फरीदाबाद में मेट्रो के उद्घाटन के बाद जनसभा में वन रैंक वन पेंशन विवाद पर महत्वपूर्ण ऐलान किया। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा कि सेना के हर जवान को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि मजबूरी में नौकरी छोड़ने वाले जवानों को भी वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलेगा। मोदी ने कहा कि वीआरएस के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। सेना के हर जवान को इसका फायदा मिलेगा। 15 साल में नौकरी छोड़ने वालों को भी ओआरओपी का पूरा फायदा मिलेगा। कोई पे कमीशन नहीं बनाया गया है, सिर्फ कमेटी बनाई गई है। सरकार देश के जवानों के साथ है। हालांकि वन रैंक वन पेंशन को लागू करने की तारीख को लेकर अभी सरकार और सैनिकों के बीच सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने 1 जुलाई 2014 से ही इसे लागू करने की बात कही, जबकि पूर्व सैनिकों की मांग है कि इसे अप्रैल 2014 से लागू किया जाए। आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर वीआरएस पर पीएम और रक्षा मंत्री के बयान अलग अलग क्यों? क्या अब पूर्व सैनिकों का आंदोलन करना सही है? और सवाल यह भी कि आज की इस घोषणा के बाद भी ओआरओपी पर कांग्रेस अब क्यों सियासत कर रही है? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ चर्चा होगी, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 84 दिन बाद जंतर मंतर पर मिठाइयां बटी, माला पहनाई गई। साथ ही पूर्व फौजियों ने अपना अनशन खत्म कर दिया। 42 साल से अधर में लटका ओआरओपी मोदी सरकार ने लागू किया तो पूर्व फौजियों ने रविवार को अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। मोदी सरकार ने शनिवार शाम को ही ओआरओपी लागू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन पूर्व फौजियों और सरकार के बीच वीआरएस को लेकर पेंच फंस गया था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा था कि ओआरओपी वीआरएस लेने वाले फौजियों पर लागू नहीं होगा, लेकिन आज उसी फैसले पर यू टर्न लेते हुए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व फौजियों के लिए बड़ा ऐलान कर डाला। ये ओआरओपी 500 करोड़ में होने वाला खेल नहीं है। ये ओआरओपी 300 करोड़ रुपए में पूरा होने वाला काम नहीं है। जब हिसाब लगाया तो हिसाब बनता है 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का। 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का। मोदी की इस घोषणा से करीब 4 घंटे बाद ही जंतर मंतर पर पूर्व फौजियों ने अपनी भूख हड़ताल तोड़ दी। ऐसे में सवाल ये है कि ओआरओपी का ऐलान करने से पहले प्रधानमंत्री मोदी को रक्षा मंत्रालय ने पूरा मसौदा दिखाया होगा, लेकिन बावजूद इसके रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के अलग अलग बयान थे। या यूं कहें तो 24 घंटे के अंदर ही पूर्व फौजियों और आरएसएस के दबाव में बयान बदल दिया गया। Personnel who voluntarily retire will not be covered under OROP scheme. पीएम मोदी की इस बड़ी घोषणा के बाद पूर्व फौजियों ने अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म कर दी, लेकिन आंदोलन जारी रखने की धमकी दी। पूर्व फौजियों की माने तो ओआरओपी में अभी सरकार ने सिर्फ 2 मुद्दे माने हैं। ऐसे में जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा। भले ही पूर्व फौजियों और सरकार के बीच पूरी तरह से सहमति नहीं बनी हो, लेकिन पूर्व फौजी ओआरओपी लागू होने से खुश हैं। पूर्व फौजी खुश हैं तो वहीं कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। अब सवाल यह है कि ओआरओपी लागू होने के बाद भी कांग्रेस का विरोध क्या एक सियासी हथकंडा या स्टंट है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की मैं शुरुआत करूं उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद हैं। आलोक शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल अनिल कौल साहब हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। मेजर जनरल सतवीर सिंह हमारे साथ जुड़ने वाले हैं कुछ ही देर में। सीनियर जर्नलिस्ट विनोद अग्निहोत्री साहब भी हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगा कि एक फौजी से ही बातचीत की शुरुआत करें। अनिल कौल साहब, आप कैसे देखते हैं आज के इस फैसले को? क्योंकि आपका क्या टेक है जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले अखिलेश, बहुत खुशी हुई सबसे पहले कि जो हमारे साथी आमरण अनशन पे थे जी, उन्होंने आमरण अनशन छोड़ दिया। देखिए, चाहे कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, ये जान का लेना लेना, ये आज 21वीं सदी में कोई बात जमती नहीं है। ठीक है। और हमने कोशिश बहुत करी थी इनको रोकने के लिए, लेकिन इंडिविजुअल एक होती है प्रतिक्रिया, उसमें नहीं उन्होंने मानी हमारी बात। बट आज चलो सबसे बड़ी रिलीफ ये है कि चाहे कोई भी डिसीजन लिया गया, चाहे उसके कोई भी रेमिफिकेशन हो, हमारी कई लोगों की जान बच गई। दैट इज नंबर 1। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल। सारे हम जितने भी हैं, वो जो प्रधानमंत्री साहब हैं या उनके साथ जो भी सलाहकार हैं, जिन्होंने ये फाइनली फैसला ले लिया, निर्णय ले लिया है, उनके लिए हम कि उन्होंने कुछ जानें बचाई हैं, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। दैट्स नंबर 1। अब आई बात
सेटिस्फैक्शन की तो वो तो नहीं है, क्योंकि यही चीज अगर इस पे ठीक से पेश की जाती तो बात ही कुछ और होती, स्वाद कुछ और ही आता। अच्छा, अब वहीं पे बात क्या अटक गई है कि एक देखिए साहब, हम फौजी आदमी हैं, आपने कहा फौजी से शुरू करेंगे, हमारे यहाँ कुछ शेड्स नहीं होते साहब, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो अगर OROP देना है तो दिल खोल के दो यार, दो सारा कुछ उसके अंदर, नहीं तो ये चिन्ह है, उसमें कॉमा है, कॉमा फुल स्टॉप है, फिर वहां से यूं आएगा, फिर यूं होगा, ऐसे होगा, ये सब हमको वारा नहीं खाता। नहीं मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कौल साहब कि अभी पेच इसमें है बहुत सारे, आप ये कहना चाह रहे 5 हैं? बहुत बड़े पेज नहीं, 5 बहुत बड़े स्तंभ बीच में अड़के हुए हैं। हाँ। और वो जब तक हटेंगे नहीं, ये मैं नेशनल टेलीविजन पे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, दिस इज नॉट 1 रैंक 1 पेंशन। संबित पात्रा जी, जब देना ही था तो दिल खोल कर देते। कौल साहब की शिकायत आप सुन रहे हैं यहां पर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए अखिलेश जी, 1973 से 1 रैंक 1 पेंशन का युद्ध आरंभ हुआ। जब पहली बार 70% जो कि पेंशन था हमारे आर्मी के जवानों का, उसको कम करके 50% पे कांग्रेस की सरकार लाई। उसके बाद आप देखिए लगभग जितनी भी कमिटीज बनी, जितने भी गवर्नमेंट्स रहे, सबका यही कहना था कि 1 रैंक 1 पेंशन लगाना संभव नहीं है। और कांग्रेस के एक मंत्री ने हाल फिलहाल में ही लगभग 3-4 साल पहले ये कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिवली, टेक्निकली और फाइनेंशियली ये पॉसिबल ही नहीं है कि देश 1 रैंक 1 पेंशन लगा सके। उसके बाद कोश्यारी कमेटी बनी, कोश्यारी कमेटी ने 235 करोड़ की बात कही। कांग्रेस ने जाते जाते 500 करोड़ का झुंझुना पकड़ाया। अब 800 से 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष और 10,000 करोड़ से 12,000 करोड़ रुपए का एरियर ये इस सरकार ने आवंटित किया है। मैं मान रहा हूं कि छोटी मोटी पेंच जरूर होंगी, ये ऑल और नन फिनोमिना नहीं है। हाथी निकल चुका है, पूंछ के कुछ बाल अटक गए होंगे, यह भी संभव हो सकता है, मगर हाथी निकल गई, उसके कारण कुछ सेलिब्रेशन तो हो, उसके कारण मुस्कुराहट तो हो, उसके कारण धन्यवाद तो हो। इतनी बड़ी चीज जो 40-42 वर्ष से निकल नहीं पा रही, मैं जवाब जो हो नहीं पा रहा था, वो हो गया। और छोटा सा 10 कह रहे हैं कि और एक 10 सेकंड, 10 कुछ बाल रह गए होंगे, मुस्कुरा तो दीजिए कम से कम। आप जो नहीं कर पाए वो कर दिया उन्होंने। मुझे तो लगता है कि पूंछ निकली और हाथी अटका हुआ है। जहां तक मेरे मुस्कुराने की बात है, भाजपा के एक प्रवक्ता महोदय अभी एक और चैनल पर फौजियों से ही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप मुस्कुरा दीजिए। जब फौजी ही नहीं मुस्कुराए तो मुझसे मुस्कुराहट की उम्मीद अभी नहीं करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि 4-5 विषय जो अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने उठाए हैं, मैं उनका क्लैरिफिकेशन दे दूं। 1973 में क्यों हटाया गया था कि 4 लड़ाई हिंदुस्तान लड़ चुका था, इकोनॉमिक कंडीशन उस तरह की नहीं थी। इसके बाद हम आते हैं कि किस किस ने क्या क्या बयान दिए। कोश्यारी कमेटी ने स्वयं कहा था, और कोश्यारी कौन है? भाजपा के हैं। भाजपा के सांसद रहे हैं, कांग्रेस के नहीं रहे हैं। 500 करोड़ रुपए आज प्रधानमंत्री महोदय जब फरीदाबाद से विभिन्न मुद्राओं में कहते हैं, तो प्रधानमंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि इंटरिम बजट में 500 करोड़ रुपए रखे गए थे, और जब आप ही की सरकार 2014 में आई तो आपने मात्र 1000 करोड़ रखे थे। इसलिए अपनी पीठ थपथपाने का काम बंद कीजिए, जो वास्तविकता है, फैक्ट्स है, उन पर बात कीजिए। कल का जो रक्षा मंत्री का बयान था उस पर आइए आप। क्या रक्षा मंत्री का बयान क्लियर नहीं करता था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम नहीं दे रहे हैं? क्या आपने 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन को डाइल्यूट नहीं किया है? ये कांग्रेस नहीं कह रही है, फौजी भाई कह रहे हैं। अगर इतना ही पीठ थपथपाने का और मुस्कुराने का मौसम था तो कल आमरण अनशन समाप्त क्यों नहीं हुआ? चलिए मैं इस पर कल प्रधानमंत्री महोदय को आज प्रधानमंत्री महोदय को आज स्पष्टीकरण क्यों देना पड़ा? प्रधानमंत्री महोदय को विभिन्न मुद्राओं में जाकर भाषण देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले विनोद अग्निहोत्री जी से इसी पर मैं टिप्पणी लेना चाहता हूं। ये विरोधाभास वाली चीज क्यों नजर आई सर? रक्षा मंत्री ने जो बातें कही, प्रधानमंत्री ने जो बातें कही, उसमें एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कुछ उसके बाद हुआ है? कुछ आरएसएस का दबाव या फौजियों का दबाव, कुछ फिर प्रधानमंत्री? देखिए रक्षा मंत्री ने वही कहा जो उनके सामने था तथ्य। रक्षा मंत्री कोई मामूली व्यक्ति नहीं बोल रहा था, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल रहे थे, मनोहर पर्रिकर, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और आईआईटी के ग्रेजुएट हैं। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई अनपढ़ व्यक्ति बैठा हो जिसको अंग्रेजी ना आती हो, न पढ़ पाया हो।
तो अगर उन्होंने कोई बात कही तो वो कोई बोलने की गलती नहीं थी, स्लिप ऑफ टंग नहीं था, यानी उस वक्त तक वस्तुस्थिति वही थी। लेकिन जब उसका नतीजे सामने आए कि फौजियों ने उस पूरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, जोरदार विरोध दर्ज कराया और लगा कि शायद ये समस्या बढ़ जाएगी, अनशन खत्म नहीं होगा, तो कोर्स करेक्शन के तौर पर स्वयं प्रधानमंत्री जी को आना पड़ा, क्योंकि रक्षा मंत्री के बाद उसका क्लेरिफिकेशन प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, कोई रक्षा राज्य मंत्री नहीं कर सकते। अब वो दबाव अंदर से बना, बिहार चुनाव का दबाव है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो बैठक 3 दिन हुई जिसमें भारत सरकार और संघ के बीच में जो संवाद हुआ उसमें दबाव बना, तो ये सारे दबावों के बाद जो है प्रधानमंत्री ने आज उसको स्पष्ट किया कि ये होगा और उसमें कोई जो है वीआरएस को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, अभी देखिए बात आई थी 235 करोड़ से 500 करोड़ तक पहुंची, 500 करोड़ से 1000 करोड़ हुई और 1000 से अब 8 से 10,000 करोड़ हो गई और 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ का एरियर का भी हो गया। ये मामला यहीं तक रुकने वाला नहीं है, ये मामला वाकई जटिल है। अगर जटिल ना होता तो कोई भी देश की सरकार कोई सेना की विरोधी नहीं है। इसके अगर कांग्रेस को आप विरोधी मान सकते हैं तो 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जैसे शिखर भाजपा नेता भी प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके समय भी नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं कुछ जटिलताएं हैं और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को मन की बात में कह चुके हैं कि बड़ा जटिल मामला है, आसान नहीं है। तो अभी जब तक लागू होगा, अभी जिस तरह से कौल साहब कह रहे थे कौल साहब कि अभी 5 पैच रह गए हैं, तो मुझे लगता है फिर भी इस सब के बावजूद भी मैं इस बात के लिए जरूर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के उठाया है और इस मामले को हल करने की दिशा में एक पहल की। चलिए मैं समित पात्रा जी आपके पास आता हूं, लेकिन कौल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। सबसे पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि कल सुबह 11:30 बजे 3 मुद्दों के अलावा रक्षा मंत्री के साथ और कोई बात नहीं हुई, और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। और वो 3 मुद्दे थे बेस ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और इक्वलाइजेशन फैक्टर। इसके अलावा और कोई भी इशू नहीं उठाया गया था। सडनली 3 घंटे के अंदर 2:30 बजे ये छलांग मार के ये ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेटर में ये सारे पॉइंट आ गए थे, जबकि हमसे इनकी बात ही नहीं हुई थी। शाम को जब हमने इसके ऊपर इतराज दिखाया है, शाम को फिर मीटिंग हुई है रक्षा मंत्री के साथ और आज सुबह उसका आपने नतीजा देखा। तो दिस इज द एक्चुअल फैक्ट ऑफ व्हाट हैपेंड ऑफ ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट वाला। आई रही बात जटिलता की, अग्निहोत्री साहब कह रहे हैं, हमने क्लियरली बता दिया है कि द एक्चुअल रोल आउट हियर आफ्टर is going to be year on year only equal to मतलब टोटल इक्वल 133 करोड़ 5 साल में। ये वर्कआउट करके दे दिया गया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के फिगर है, मेरे नहीं है जी। तो इसलिए ये जटिलता वगैरह प्लीज लेट्स स्टॉप इट। देयर इज नो जटिलता, देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर आप करना चाहेंगे तो ये बहुत आसानी से होगा। समित पात्रा जी, हो जाएगा आसानी से? देखिए अखिलेश जी, ये जटिल हो जटिल नहीं हो, मगर सबसे बड़ी बात है कुछ लोग करना नहीं चाहते थे, हमने किया है, ये तो हकीकत है, ये तो आप मानते हैं, ये तो आप मानते हैं कि 42 वर्ष से नहीं हो रहा था। जटिलता हो नहीं हो ये मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, ये आप मुझसे भी मत पूछिए, मगर नहीं हो रहा था, ये सच्चाई है। 8,000 से 10,000 करोड़ रुपए की बात इस सरकार ने की है और अलॉट कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार के मनसा पे तो सवाल मत उठाइए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कहना चाहूंगा। संस्कृत में कहावत है, नम्रंती फलंती वृक्षाः, जिस वृक्ष में फल लगता है उसे विनम्र ही रहना चाहिए, झुक के ही बात करना चाहिए। मगर मैं विनम्रता के साथ ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से तंज कस रही है, उसे घर में मौन व्रत धारण करके बैठना चाहिए। क्या क्या अधिकार क्या है कांग्रेस का इस पे बोलने का, आप बताइए। इतने वर्षों तक क्या कर रही थी और आज निकलकर क्या क्या बयान दे रही है कि ये तो बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है, सरकार ऐसी है कि मुद्राओं में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे। अरे किस मुद्रा में आप चुप बैठे थे इतने दिन तक? ये देखिए, मौन मुद्रा में जाइए, प्रधानमंत्री कौन से मुद्रा में भाषण दे रहे हैं इसकी चिंता आप मत करिए। प्रधानमंत्री ने वो काम कर दिया जो इतने वर्षों तक आपके अनेकों प्रधानमंत्री नहीं कर पाए जनाब, ये देखिए आप। और दूसरी बात मैं उत्तर देना चाहूंगा। विनोद जी ने एक सेकंड मैं कर दूं जरा। विनोद शर्मा जी ने 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु रखी। कोर्स करेक्शन, चलिए मानते हैं कोर्स करेक्शन। अब सॉरी, विनोद अग्निहोत्री जी ने जो कोर्स करेक्शन की बात कही, चलिए मानते हैं कोर्स करेक्शन हुआ, अच्छी बात है ना। अगर हम अपने एक सर्विसमैन के लिए बार बार कोर्स करेक्शन करते हैं तो ये अच्छी बात है।
हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए हो उसके लिए अच्छा करें। दूसरी बात उन्होंने दबाव की कही कि क्या संघ का दबाव रहा या क्या हमारे पार्टी के बिहार के चुनाव का दबाव रहा। देखिए 42 वर्षों में न जाने कितने चुनाव आए और गए होंगे, कम से कम दबाव में ही सही आप अगर बता रहे हैं ये पॉजिटिव दबाव है। अगर हमारा एक्स सर्विसमैन भूखा बैठा हुआ है और उसका दबाव हम पे पड़ता है तो ये सेंसिटिविटी है। इसे मैं हिंदी में दबाव नहीं कहूंगा, जो इतना इसे मैं संवेदनशीलता कहूंगा। सरकार को आने के बाद 14-15 महीने के बाद जो आपने ऐलान किया, थोड़ा मजा किरकिरा हो गया। अखिलेश जी इसमें मजाक से मैं थोड़ा सा आपसे भी रुष्ट हो जाऊंगा। ना मैं मजाक नहीं, मैं बहुत ही सीरियस नोट पे बात कह रहा हूं सर। पूछा नहीं, क्योंकि 14 महीने में आप हमसे पूछ रहे हैं। आपकी प्राथमिकताओं में ये चीज थी। जब चुनाव में आप लोग गए थे, मोदी साहब ने जब पहला भाषण दिया था हरियाणा में, तभी इस बात का जिक्र किया था। फिर भी इतना वक्त लगा लागू करने में आप लोगों को। वो भी जब अनशन पर बैठ गए। हाँ, वो भी आमरण अनशन पर बैठ गए फौजी। मोदी एक सेकंड से मिलने कोई मंत्री मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूं। देखिए आपने कहा मोदी जी ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 1 जुलाई 2015 से 1 रैंक 1 पेंशन लागू हो रहा है। जब से हम सरकार में आए हैं तब से हम 1 रैंक 1 पेंशन दे रहे हैं। रहा विषय 14 महीनों का, स्वाभाविक रूप से इस विषय को सॉल्व करने में कुछ तो वक्त लगेगा। मगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, 2002 में चंडीगढ़ में आदरणीय सोनिया गांधी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा किया था। उन्होंने ये वादा को भुला दिया, मना कर दिया। कितनी बार आपने सवाल पूछा सोनिया गांधी जी से? इसका जवाब भी मीडिया दे। आलोक जी जवाब दीजिए। ऐसा नहीं है संबित जी की मीडिया ने सवाल नहीं पूछा। मीडिया ने हमेशा कांग्रेस से सवाल पूछा है और कांग्रेस आज 44 सीटों पर पहुंची है तो इसीलिए पहुंची है कि बहुत सारे वादे किए और नहीं पूरे हुए। तो ऐसा नहीं है कि मीडिया ने सवाल नहीं पूछा, मीडिया ने सवाल पूछा है। मैं उत्तर देना चाहूंगा। बहुत सारे सवाल आए कि कांग्रेस ने क्या किया। 2004 से लेकर 2012 तक हमारी सरकार रही, हमने 7,000 करोड़ रुपया पेंशन के तौर पर फौजियों को दिया है। बीजेपी को अभी भी कम से कम चुनावी मोड़ से बाहर आना चाहिए, दर्द नहीं बेचना चाहिए कि हमारे फौजी भूखे मर रहे हैं, किसान भूखा मर रहा है। इस तरह की भाषा छोड़ दीजिए, हमारा कोई फौजी भूखा नहीं मर रहा है। दूसरी चीज, आप बताइए 2009 में कांग्रेस की पहल पर ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी कि नहीं बनी? उसके बाद तमाम तरह की चीजें हुई कि नहीं हुई? हमने जो किया वो पार्लियामेंट से पास हो गया था कि नहीं हो गया था? 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन पार्लियामेंट से पास हुई थी कि नहीं हुई थी? उसके बाद 500 करोड़ रुपए अलॉट इंटरिम बजट में हुए थे कि नहीं हुए थे? आलोक जी, नहीं, केवल ये कहना, देखिए होना चाहिए, होना था वहाँ 500 करोड़ रुपए। मैं उसका भी जवाब देता हूँ। उसी समय पर एक सीएजी की कमेटी बनी थी 24 फरवरी 2012 को। उसने ये कहा था, उसमें 6 मेंबर की कमेटी थी कि जितना पैसा इसके अंदर होगा वो अलॉट किया जाएगा। उसका कोई भाजपा का व्यक्ति जिक्र नहीं कर रहा है। 24 फरवरी 2012 का सीएजी का ऑर्डर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 2 लोग हैं, उसमें सीएजी के 2 लोग हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति जाकर चुनावी भाषण दे रहा है, 500 करोड़, झुनझुना, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। अरे आप प्रधानमंत्री के पद पर हैं। मैं विभिन्न मुद्राएं इसलिए कह रहा हूं कि आप फैक्ट्स को सही तरीके से देश की जनता के सामने रखिए। आज हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कह रहे हैं कि आपने 1 रैंक 5 पेंशन कर दी है, 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है। आज भी फौजी अनशन से नहीं उठने को तैयार थे और कल आपने सोचा था। नहीं, मैं केवल अंतिम बात है। बिल्कुल, मैं अंतिम बात कौन साहब ने, मैं सुन लेते हैं जरा। एक फौजी हमारे साथ हैं, बेहतर बता पाएंगे। अखिलेश साहब, शर्मा साहब बिल्कुल सही कह। ये जो 5 साल में एक बारी जो रिव्यू होगा, इसका एक सीधा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये तो अभी होगा, कब होगा, क्या होगा, गॉड अलोन नोस। 6ठे वेतन आयोग के जो अवार्ड थे वो आज तक नहीं सॉर्ट आउट हुए, 10 साल हो गए। 38 अनोमलीज जो एरियल पेमेंट होनी थी 1 जनवरी 2006 से, वो यही चीज रिवीजन 2011 में हो गई थी। आज 2016 हो गई, हमको अभी तक पेमेंट नहीं मिली। तो ये जो आप 1 रैंक 5 पेंशन इसलिए है कि हर साल आपका कोई ना कोई कंफ्यूजन या कोई ना कोई रैशनलाइजेशन अगर आप नहीं करेंगे तो वो ऐड होता जाएगा, एक कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। और ये फिर 1 रैंक 1 पेंशन नहीं है, फिर एडजस्टमेंट है। क्यों संबित पात्रा जी, अभी भी क्लैरिटी नहीं है? आप कौल साहब को भी सुन रहे हैं। चलिए, आलोक शर्मा ने जो बातें कही उसमें आपको सियासत की बू आ सकती है, लेकिन कौल साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। ये 1 रैंक 1 पेंशन नहीं बल्कि 1 रैंक 5 पेंशन है। देखिए, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, मैं जब भी कौल साहब का उत्तर दूंगा डिफर करूंगा, मगर विद ऑल रेस्पेक्ट डिफर करूंगा।
मैं अरुण जेटली जी को कोट करना चाहूंगा। वन रैंक वन पेंशन पे अरुण जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि फॉर द डेफिनेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन वी ऑल में हैव सेपरेट वन, बट हम फौजियों के डेफिनेशन को मानेंगे बट विथ रैशनैलिटी एंड रीजनेबिलिटी। हमें ये दो शब्दों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसा परिस्थिति प्रोड्यूस ना कर दे जिससे देश के लिए आगे चल के बहुत बड़ी लायबिलिटी हम प्रोड्यूस करें फाइनेंशियली। इसलिए सभी पक्षों को रखते हुए जहां सिविलियन के लिए 10 वर्षों में रिव्यू होता है, वहां वन रैंक वन पेंशन में 5 वर्ष की रिव्यू की बात हुई है। और अखिलेश जी, मैं 10 सेकंड और लेता हूं। आज आप हेडलाइंस देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का, उन्होंने एक बहुत साधारण एग्जाम्पल दिया है जो जनता तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन किया कि जवान को कितना फायदा होगा और ऑफिसर्स को कितना फायदा होगा। किसी भी जवान को इस जो कल मोदी सरकार ने किया है उससे 2200 रुपए से 9000 रुपए का प्रति माह फायदा होगा। एक हविलदार जो कि 1991 में रिटायर हुआ है, अगर उसको आज के डेट में 5600 रुपए पेंशन मिलता है, तो ये लागू होने के बाद उसमें 4000 रुपए का इजाफा होगा और 9600 रुपए मिलेगा। 71% इंक्रीज। और ऑफिसर्स का क्या फायदा होगा? 8000 रुपए, 22000 रुपए। संवेद, प्लीज डोंट लीड पीपल अस्ट्रे। वन टाइम करेक्शन में जो आप कह रहे हैं, वन टाइम करेक्शन हो जाएगी। 1 जनवरी 2016 से ये करेक्शन हो जाएगी। 1 जनवरी 2017 को क्या होगा अगर आपने रैशनलाइजेशन नहीं करी कि एक और तबका जो है 3% से और आगे निकल जाएगा और उसके बाद इसी तरीके हर साल से होगा। द पॉइंट इज, जो आदमी टॉप ऑफ द स्केल, एक बीच में आपने गुंडी और अब मैं मुंह खुलवा रहे हो तो मैं बोलना पड़ेगा, ये जो एवरेज ऑफ द मीन स्केल निकाल के आपने गुंडी डाल दी है, इसका कोई ना माने है ना मतलब है। ये आप क्या कह रहे हैं कौल साहब? मैं तफसील से आपसे समझूंगा डिटेल में। संबित पात्रा जी, मैं आपके पास आऊंगा, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है, एक कदम भी अगर सरकार आगे बढ़ी है, जाहिर तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इसके लिए पूर्व सैनिकों को आमरण अनशन पर क्यों बैठना पड़ा? ऐसे में जो मंशा है सरकार की, उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही। तो आखिरकार मोदी सरकार ने ओआरओपी लागू कर दिया है, लेकिन इसमें अभी कई पेच हैं और ऐसे में फौजी अभी भी पूरी तरह से खुश नहीं है। उनका यह कहना है कि जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी की उन्हें उम्मीद थी, वो फिलहाल उन्हें नजर नहीं आ रही है। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नुमाइंदे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल सतवीर सिंह भी जुड़ चुके हैं, जो कि इस आंदोलन में सक्रिय रूप से लगातार जुड़े रहे। सतवीर सिंह जी, जो ऐलान हुआ है, क्या पूरी तरीके से आप उससे संतुष्ट हैं या अभी भी आपको कुछ लगता है दिक्कत है, इफ एंड बट है? मेरे हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल हुक्म दिए हैं वन रैंक वन पेंशन को लागू करने के लिए, ये एक बहुत अच्छी पहल हुई है। 40 साल के बाद जो हमारे को दूर रखा गया वन रैंक वन पेंशन से, वो लागू कर दिया गया है। हम अपने प्रधानमंत्री जी का, सभी पूर्व सैनिक और पूरा सैनिक फ्रेटर्निटी उनको धन्यवाद करती है। हम डिफेंस मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वीके सिंह और बाकी भी जो ऑफिसर साहबान हैं जिन्होंने मदद करी, उनका हम धन्यवाद देते हैं। ये कहकर हम ये कहना चाहते हैं कि जो हुक्म कल पास हुए हैं, उसमें से इन 2 चीजों को छोड़कर 4 ऐसी अहम चीजें हैं जिससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए थे। हमारी डिस्कशन में हमने ये रिक्वेस्ट करी थी कि ये जैसे एक डेफिनेशन अप्रूव हो चुका है, उसी डेफिनेशन को लागू करो। लेकिन सरकार ने 4 ऐसे मुद्दे हैं जी, जिनके ऊपर बिल्कुल जो हमारा कहना था उसके विपरीत अपने हुक्म इशू किए। छोटे में वो चारों मुद्दे बताइए सतवीर जी। बहुत सख्त है को लेकर अभी भी आप लोग नाराज हैं, छोटे में बिल्कुल बताइए फटाफट क्या है वो मुद्दे। मैं फिर संबित पात्रा से उसका जवाब लूंगा। नंबर वन उसका इक्वलाइजेशन हर साल में होना चाहिए। वो 5 साल में कर रहे हैं। अरे क्यों, क्या कारण है, क्यों 5 साल में नहीं चाहिए? दूसरा, उन्होंने एक कमीशन बना दिया, एक किसी जुडिशियल का। क्यों? इसको तय करने के लिए हमें वो मंजूर नहीं है। तीसरा, अगर आपको कमेटी बिठानी है तो 5
मेंबर की कमेटी होनी चाहिए जिसमें 3 हम एक्स सर्विसमैन होने चाहिए, ठीक है, एक सर्विंग होना चाहिए जी, और एक रक्षा मंत्री जी लगा सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बेस ईयर लिया है, हमारे साथ बातचीत हुई थी कि बेस ईयर 2013-14 को होगा, इसका मतलब 31 मार्च 2014। अभी वो कहीं से उठाकर अपना कैलेंडर ईयर ले आए हैं और उसका भी एवरेज। अरे क्यों? ऐसा कभी हमने सुना नहीं था। संबित पात्रा जी, ऐसी बात आपने नहीं करी। जी, संबित पात्रा जी, आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आप लोग की सरकार है, जवाब दीजिए। जो बातें सतवीर जी कह रहे हैं, कौल साहब ने जो बात कही, आप कह रहे हैं फौजियों को कि मुस्कुराएं, लेकिन इन्हें लगता है कि मुस्कुराने की अभी पूरी वजह नहीं है। नहीं, देखिए, मैं अभी आदरणीय सतवीर जी को सुन रहा था, उन्होंने बहुत कमेंडेबल काम था। हाँ, बता दीजिए। छोटे में सतवीर जी अपनी बात खत्म कीजिए सर, जल्दी से। हाँ, हाँ, या कौल साहब उस पर बोलेंगे। हाँ, आप छोटे में खत्म कीजिए। हाँ, कि जो टॉप ऑफ द स्केल होना चाहिए, जो पेंशन होगी, उन्होंने एवरेज कर दिया। अरे एवरेज क्यों? संबित पात्रा जी जवाब दीजिए, ये चारों बिंदु जो उठाए यहाँ पर सतवीर जी ने। देखिए, मैं अभी यही कह रहा था, सतवीर जी ने एक बहुत अच्छे तरीके से पूरे विषयों को रखा। बड़े रेस्पेक्टफुली मैं कहना चाहूंगा कि आरंभ में ही सतवीर जी ने कहा जो 40 वर्ष से 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल रहा था वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है, और उन्होंने खुद सरकार को धन्यवाद भी किया है। यही हम शुरू से कह रहे थे। हाँ, कुछ एक स्टिकी पॉइंट्स है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं स्टिकी पॉइंट्स है। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने आश्वासित किया प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को लेकर, आगे चलकर बहुत सारी जो स्टिकी पॉइंट्स है वो धीरे धीरे फिजल आउट हो जाएंगी। बातचीत होंगी, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई डोर शट नहीं हो गए हैं, विंडोज बंद नहीं हो गए हैं, सब कुछ खुले हुए हैं, बातचीत होती रहेगी। मगर एक बहुत बड़ा जो सफर तय हुआ है फ्रॉम अ बिग नो टू अ यस, ये अपने आप में काबिले तारीफ है, और मुझे लगता है यही कारण मुस्कुराहट का होना चाहिए, नहीं से हां तक। जब संबित पात्रा ये कह रहे हैं कि इतना आगे वो बढ़ चुके हैं, कुछ स्टिकी पॉइंट्स हैं वो भी वो सॉल्व कर लेंगे। सर अखिलेश, मैं सवाल हमारा ये है, जनरल सतवीर ने भी यही कहा है, हमारा भी ये सवाल, सारे पूरे एक्स-सर्विसमैन के ये क्यों इंट्रोड्यूस हुए हैं जो कि एक्सट्रेनियस चीजें थी, जबकि ये 1 रैंक 1 पेंशन से इनका कोई लेन देन नहीं था। इसका एक ही वजह है कि क्या आप लोग इतने केयरलेस हो, या आपके हाथ में ये ब्यूरोक्रेट आपको नचाते हैं कठपुतलियों की तरह, कि आपको मालूम ही नहीं है कि क्या इन्होंने बीच में गुजार दिया है, जबकि इसका कोई लेन देन ही नहीं है। दैट इज द पॉइंट। जी, आलोक शर्मा जी। देखिए, 3-4 चीजें सामने आई हैं। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा बिग नो टू यस। अरे भाई, इतना सारा काम हो चुका था जब पार्लियामेंट ने 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन क्लियर कर दी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के अकॉर्डिंग काम हो रहा था। हाँ, इतना जरूर है, कल जो बिग नो था वो मीडिया के दबाव में और अनशन खत्म नहीं होने के दबाव में आज जरूर यस में बदला है। प्रधानमंत्री महोदय को मजबूर होकर आज फरीदाबाद की रैली में जाकर यह ऐलान करना पड़ा है। जिस तरह से कल मीडिया ने, हम मीडिया का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कल दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने रखा। अदरवाइज बीजेपी के प्रवक्ता महोदय तो कल से ही कह रहे हैं फौजियों को कि मुस्कुराइए, लेकिन सतवीर जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया है कि पूरी तरह से हम सख्त नाराज हैं। उसके बावजूद अगर बीजेपी कहती है, अपनी पीठ थपथपाना चाहती है, तो ये उनके ऊपर है। आप मुझे बता दीजिए, 24 अप्रैल 2014 को जिस समय हमारी सरकार थी, इलेक्शन चल रहा था, 1 रैंक 1 पेंशन का पूरा ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आ गया था। फिर बिग नो कहां थी? क्या पिछले 40 साल 42 साल जो आप पूरा प्रवचन लेकर चले जा रहे हैं, आप बताइए 12 वर्षों तक आपकी सरकार या आपके द्वारा समर्थित सरकार नहीं थी? आप बरगलाइए मत देश को। अभी भी पूरी तरह से मुझे बताइए। नहीं, आज ड्राफ्ट 14 महीने में उन्होंने किया तो सही, आपको इतना देखिए, अप्रैल के बाद मई में हमारी सरकार चली गई। कौन कहता ड्राफ्ट को जेब में डाले बैठे रहिए? क्या हमने कमेटी नहीं बनाई है? क्या हमने उस समय पर 500 करोड़ रुपए इंटरिम बजट में नहीं रखे? काहे कमेटी बनाया था? आपने तो फुल फ्लेज बजट। अरे भाई, कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर थी। 2009 में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था और बीजेपी कांग्रेस का डायरेक्शन नहीं था। हमारे पास उसी के तहत, उसी के तत्वाधान में सुप्रीम कोर्ट के ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था। बिग नो टू बिग यस, और पता नहीं कहां से प्रलय आ गई है। मोदी जी को आज जाके किस तरह से भाषण देना पड़ा है, धारण करिए। आप मुझे केवल ये बता दीजिए, कल अगर अनशन समाप्त है ना, 10,000 वोट कम हो रहा है कांग्रेस का, आती जो आ जाइए सामने।
अगर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री महोदय अरे ने सूरज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भैया की, मैं मान गया, केवल ये सूरज बता दीजिए चांद मुझे भी लोगों कल ने उसका बनाया है। ड्राफ्ट पब्लिक हमारी डोमेन क्या में क्यों नहीं औकात है? आया? सब नेहरू जी ने बनाया है। आपके मन में कहीं ना कहीं सूरज चांद है ना आकाश में, कहीं ना कहीं ये नियत सब खराब भी नेहरू जी ने की बनाया है। तो मैं से बाहर निकलते हैं। आप मुझे अखिलेश जी केवल एक अंतिम सवाल बीजेपी के प्रवक्ता महोदय मुझे दे दें। नहीं, मैं केवल ये पूछ रहा हूँ कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी रक्षा मंत्री की, तो ये जो पूरा ड्राफ्ट था ये पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया? आपकी नीयत में खराब पैसा छीन गया है। जब दबाव पड़ा दे दिया था प्रधानमंत्री महोदय शर्मा जी, संबित पात्रा जी, विनोद अग्निहोत्री जी से मेरा सवाल है। विनोद अग्निहोत्री जी, क्यों ना माना जाए कि वाकई दबाव में फैसला लिया गया? आखिर 84 दिन तक आमरण अनशन पर फौजियों को बैठने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि सरकार के एजेंडे में यह चीज थी? पहला जो भाषण दिया था मोदी साहब ने, चुनावी भाषण, उसमें इसका जिक्र किया गया था। हरियाणा से जब शुरुआत हुई थी। देखिए, लोकतंत्र में दबाव में फैसले होते हैं, और संबित जी ने एक बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि दबाव में अगर पॉजिटिव फैसला होता है तो अच्छी बात है, उसको गलत नहीं मानना चाहिए। लेकिन इस देश में ये भी उदाहरण रहे हैं चौधरी देवीलाल जैसे, कि वो अपनी रैलियों में वादा करते थे कि मैं तुम्हारी पेंशन बनवाऊंगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनते ही पहला आदेश उन्होंने किया शपथ लेने के तुरंत बाद, जो वृद्धावस्था पेंशन उन्होंने हरियाणा में बनवाई सारे सबकी, बिना इसकी चिंता किए कि इसमें कितना बजट होगा। तो फैसले ऐसे भी लिए जाते रहे हैं। तो अगर आप उससे सहमत हैं सिद्धांतता कि 1 रैंक 1 पेंशन हमें देनी है, तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होता कि जिस तरह कौल साहब कह रहे हैं कि अगर हमारे फौजियों को जनरल सतवीर सिंह की अगुवाई में आमरण अनशन पर नहीं बैठना पड़ता, और महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर वो ऑर्डर जो आज हुआ है वो अगर तब हो जाता, तो शायद आज संबित जी हम सब और ज्यादा मुस्कुरा रहे होते, और इतना मुस्कुरा रहे होते अब तो खिलखिला रहे होते। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। संबित जी, देर आए दुरुस्त आए। आप आए, अच्छी बात है, और इसके लिए आपको बधाई। लेकिन ये है कि जो शंकाएं हमारे पूर्व सैनिकों की है, उनका निराकरण भी समय रहते हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं सतवीर जी के पास जाऊं उससे पहले संबित पात्रा, आप कुछ कह रहे थे कि मैं तो खिलखिला रहा हूं, क्या कहना चाह रहे थे आप? नहीं, देखिए, ये आप देखिए, यहाँ सब बड़े लोग बैठे हैं, समझदार लोग बैठे हैं। ये जो आप लड़ रहे हैं कि क्यों 14 महीने का डिले हुआ, क्यों नहीं उसी दिन, जिस दिन शपथ लिया उसी दिन क्यों नहीं कर दिया, आप खुद अपने आप से पूछिए, खुद आप पूछिए। 42 वर्ष से अगर कुछ चीज नहीं हो रहा है, क्या ये अतिशयोक्ति नहीं है कह देना कि एकदम शपथ लेते और शाम को ही उसी चीज को कर देना था? ये कोई भात चावल बनाना था क्या? भाई संबित जी, तो प्रधानमंत्री जी ने में कहा था 100 दिन में कर देंगे, उस समय भात चावल बनाना था, क्या जुमला था? मैं देखिए, मैं 80 दिन तक वहाँ पर आपका एक सीढ़ियाँ भी वहाँ पर मिलने नहीं गई। आप शांत रहिए। अरे आप चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, शांति हो जाइए। मैं हमारे 2 एक्स सर्विसमैन जो बड़े बैठे हैं उनको छोड़ के बोल रहा हूँ। मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि 42 वर्षों तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। 2002 में सोनिया गांधी ने प्रॉमिस किया था, एक बार किसी ने सवाल पूछा? क्यों नहीं पूछा? सवाल पूछे गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस पर काम किया है। उसी की नींव पर आपने आगे बढ़े हैं, आपने उस नींव को हिला दिया। अरे मैं बोल रहा हूँ, कौन? क्या 1 रैंक 1 पेंशन की डेफिनेशन पैसे पास नहीं हुई है क्या? सोनिया, अच्छा, आपकी आदत, सोनिया गांधी जी 40 वर्षों तक न्यू डाल रही थी। अच्छा, पर पहुंच जाएंगे, डाल रहे थे। आरएसएस की यही शिक्षा है। एक मिनट, सतवीर जी कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। सर, आप परिवार से डरते हैं। आता हूँ आपके पास। आज मुझे मालूम पड़ा सतवीर जी 40 वर्ष तक न्यू डाल रहे थे। अच्छा, सतवीर जी, आप आगे भी आंदोलन जारी रखने वाले हैं, ऐसा कहा आप लोगों ने? जी हाँ जी, मेरी पहले तो बहुत यूपीए और एनडीए भाइयों से गुजारिश है, भाई सैनिक देश के होते हैं, इसमें पॉलिटिक्स मत लाइए। बिल्कुल ठीक बात। हम किसी तरह का पॉलिटिक्स नहीं देखना चाहते। दूसरी बात, हम ये जो 4 पॉइंट है जब तक सॉल्व नहीं होगा, हमने आज मरण अंश को खत्म कर दिया है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने यह बीएसआर के बारे में बताया, हमने जो मरण अंश है उसको खत्म कर दिया। लेकिन जो रिले हंगर स्ट्राइक है और पूरी गतिविधियां पूरे देश में जारी रहेंगी, एजुकेशन जारी रहेगी, जब तक हमारे ये 4 मुद्दे का रेजोल्यूशन नहीं होता। ठीक है विनोद जी, एक लेकिन इसमें पेच है जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट को लेकर, जिसको वीआरएस भी कहा जा रहा है, उसमें एक पेच ये भी है
जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं वो तरक्की ना मिलने का हवाला देकर जब रिटायरमेंट खुद ले लेते हैं, जब वो तो फिर वैसी स्थिति में कहीं वो काम भी कर रहे होते, वहां से भी उन्हें पैसे मिल रहे होते, इधर पेंशन का भी पैसा मिल रहा होता, इसको लेकर भी कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये सवाल है कि भाई जिस वक्त आप को लगता है कि अब हमारे कैरियर ऑप्शंस खत्म हो गए हैं फौज में, तो बहुत सारे लोग जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में चले जाते हैं और वहां अच्छी पोजीशन में चले जाते हैं, अधिकारी तो खास करके। जवान तो वैसे ही 36 साल में रिटायर हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये एक प्रश्न जरूर रहेगा कि भाई जिन्होंने पूरी सर्विस की है, जिन्होंने देश को पूरी सेवा दी है अपनी, वो और जो बीच में छोड़ के चले गए, उनको आप एक पलड़े में कैसे रख सकते हैं? ये प्रश्न तो जरूर उठेगा और मुझे लगता है इसका एक जवाब पूर्व सैनिकों को देना चाहिए। आता हूं सतवीर जी आपके पास, यही सवाल आपसे है मेरा। ये गलत है। नहीं एक मिनट सतवीर जी, कौल साहब को अपनी बात रखने दीजिए। ये कैसे मुमकिन है सर, बताइए सर आप, जब सबसे ज्यादा फौज में आपकी जरूरत होती है, आप सब कुछ सीख कर उसके बाद आप चले जाते हैं कहीं और नौकरी करने। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग जाते हैं जिस तरह से। कंपैरिजंस आर ओडियस। अगर एक ही सर्विस है पूरे इंडिया में, एक ही सर्विस है जो कि पिरामिडिकल है, हर एक आदमी ऊपर जो रैंक्स है वहां तक नहीं पहुंच सकता, ये ऐसा कहीं और नहीं है। ठीक है, बाकी सर्विसेज में आप कहीं ना कहीं तक और टॉप ऑफ द एपेक्स स्केल तक पहुंच जाते हैं, लिहाजा वहां पे भी ऐसा कोई एम्बार्गो नहीं है। आप पूरा आईएएस को देख लीजिए, जितने आईएएस के सेक्रेटरी रिटायर होते हैं, हर तीसरे चौथे महीने कहीं ना कहीं उनको रीएम्प्लॉयमेंट मिल ही जाता है। अच्छा, और वहां पे वो पेंशन के अलावा तो आप इसको गलत नहीं मानते? सही है, आई सी नो रीजन। ठीक है सतवीर जी, आखिरी कमेंट 20 सेकंड में, सर वक्त नहीं है, इसी पर आपकी टिप्पणी। नो है, बिल्कुल गलत बोला गया है। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, तो हमने एज लिमिट कर दी है हिंदुस्तान की फौज को यंग रखने के लिए। एक जवान 17 साल और 19 साल में रिटायर हो जाता है, एक नायक 22 साल में, एक हवलदार 24 साल में, ठीक है, एक नायब सूबेदार 26 साल में, और 28 साल। सुनिए, अब ऑफिसर 20 साल की नौकरी के बाद वो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट ले सकता है, उसको पूरी पेंशन मिलेगा, पूरी मतलब 20 इयर्स का। चलिए ठीक है सतवीर जी, इस पर कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे, वक्त नहीं है, मैं माफी चाह रहा हूं बीच में रोकते हुए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संबित पात्रा जी, आलोक शर्मा जी, कर्नल अनिल कौल साहब, मेजर जनरल सतवीर जी और विनोद अग्निहोत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।